हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जो भूगोल के प्रश्न लेके आए हैं वह बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, जितने भी भूगोल के हमने वीडियो अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर, उन सभी को आप देख जाइए, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। चलिए दोस्तों, हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है वह आपका बढ़ेगा। जैसे दोस्तों आप जान सकते हैं कि पहले जो है कि जब आबादी कम होती थी तो लोगों के पास खेत ज्यादा होते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो लोगों के पास खेतों की संख्या कम होती गई। उससे क्या होता है कि जैसे अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो उनके बीच जब जमीन का बंटवारा होगा तो काफी कम हिस्सा आएगा। वहीं पर अगर कम लोग रहेंगे तो उनके हिस्से जमीन का बंटवारा होगा तो ज्यादा हिस्सा आएगा। तो इस तरह से दोस्तों, अगर जनसंख्या घटेगी तो भूमि का अनुपात बढ़ेगा, वहीं पर अगर जनसंख्या आपकी बढ़ती है तो भूमि का जो अनुपात है वह आपका घटेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा से आपका क्या अभिप्राय है? चाय से है, कपास से है या पटसन से है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका पटसन हो जाएगा। पटसन को जो है कि सुनहरा रेशा बोलते हैं। और दोस्तों यह जो है यह आपका जूट से जो प्राप्त होता है उसी को जो है कि सुनहरा रेशा बोला जाता है। और यह जो है कि आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और सस्ता भी होता है। और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो आपका है वह भारत का सबसे ज्यादा जो है वह जूट उत्पादन वाला राज्य है। तो इसको भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, बलूचिस्तान में चलवाशी का तंबू कहलाता है। तो जो बलूचिस्तान में चलवाशी का तंबू होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है किजसी, क्लांग या क्लूफ बोलते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कीजसी। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। कीजेसी जो है कि उसको बोला जाता है, बलूचिस्तान में जो चलवाशी का तंबू होता है उसको हम लोग कीजेसी के नाम से जानते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है कि खाना बदोश से तात्पर्य जो है वह आपका उन लोगों से होता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करके अपना जीवन यापन बिताते हैं, जिसको कि चलवाशी बोलते हैं। जो खाना बदोश बोला जाता है, स्पेशली चलवाशी को ही खाना बदोश बोला जाता है। और चलवाशी वही है या खाना बदोश वही है जो कि अपना जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके अपने जीवन को बिताते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और उनसे जो संबंधित देश है उनका सही युग्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपका दिया गया है चेन्ना बांग्लादेश दिया गया है, मिल्पा रोडनेशिया दिया गया है, लदांग आपका मलेशिया दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर आपका है वह आपका है सी वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, लदांग जो है यह मलेशिया में बोला जाता है। बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है कि यह दोनों ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, केवल सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। आपका जो है कि स्थानांतरणशील कृषि होती है, इनसे हर साल एक प्रश्न बनता है, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम भारत के कुछ जो है कि स्थानांतरणशील जो कृषि है उसके नाम आपको बता देते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें
तो आंध्र प्रदेश में जो है कि इसको हम लोग पोंडु बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? पोडू बोला जाता है। वहीं पर जो है कि बस्तर जिले में दीपा बोला जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। स्थानांतरणशील कृषि जो है यह हर साल बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में जो है कि तीनों साल आपका एक प्रश्न इससे आया है। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जितने भी स्थानांतरणशील कृषि के नाम हैं उनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि स्टेलेक्टाइट और स्लेगलाइट स्थलाकृतियां बनती हैं। तो यह स्थलाकृतियां कहां पर बनती हैं? ऑप्शन है पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा या बर्फ द्वारा। तो देखिए अगर हम बात करें स्टेलेक्टाइट जो है और स्लेगमाइट जो है, यह जो स्थलाकृतियां आपकी बनती हैं यह आपकी बनती हैं बर्फ द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। बर्फ द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। यह जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि दोस्तों 20 से 25% का जो क्वेश्चन होता है वह डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से पूछ दिया जाता है, सेम वैसे ही प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर आप अच्छे से पढ़िएगा। और दूसरा फायदा आपको होगा, एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, सिलेबस किस तरह से पूछा जाता है यह भी आपको पता चलेगा। तो इसलिए जो है कि आप जो है कि इसको अच्छे से तैयार जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कुछ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर या सर फ्रांसिस ड्रेक या फर्डिनेंड मैगलन। तो यहाँ पर आपको मिलाना है कि किस स्थान पर इनका जन्म स्थान है, कौन सा। तो देखिए यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन दिया है क्रिस्टोफर कोलंबस का, तो इनके अगर हम जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान आपका इटली है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें जैक्स कार्टियर का, तो जैक्स कार्टियर का जो जन्म स्थान है यह आपका फ्रांस है। वहीं पर अगर हम सर फ्रांसिस ड्रेक की बात करें तो सर फ्रांसिस ड्रेक जो है इनका जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम है। और अगर हम बात करें फर्डिनेंड मैगलन की, तो इनका जन्म स्थान जो है यह पुर्तगाल है। तो यह ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाले का, आपका थर्ड वाला हो जाएगा इटली हो जाएगा, जैक्स कार्टियर का आपका फ्रांस हो जाएगा, सर फ्रांसिस ड्रेक का जो है आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और फर्डिनेंड मैगलन का जो है वो पुर्तगाल हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दिया गया है थांडीकियोट महोत्सव जो है का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो यह जो महोत्सव है यह किस देश में 3 दिवसीय उत्सव मनाते हैं? चिली है, नेपाल है, जर्मनी है या म्यांमार है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह आपका म्यांमार है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों यह देखिए बीपीएससी में आपका यह प्रश्न आया था दोस्तों, इसलिए हम बीपीएससी के भी जो अभी हाल ही में बीपीएससी का पेपर हुआ है उसके प्रश्न हम इसलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि बीपीएससी से बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। कभी जो है कि टाइम मिलेगा तो हम पूरा वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न डायरेक्ट बीपीएससी में जो प्री में क्वेश्चन आए हैं वह क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, उसमें जो है कि बीपीएससी के भूगोल के भी प्रश्न शामिल कर दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न उनसे भी आता है। तो इसलिए आप जो है कि इसको आप तैयार करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लगातार नई परत जोड़ने वाली किस प्रक्रिया को बोलते हैं? ऑप्शन आपका है यहाँ पर सबडक्शन, भूकंप या समुद्र तल का फैलाव या संवहन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है समुद्र तल का फैलाव। जी हाँ दोस्तों, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है यह समुद्र तल का फैलाव है। सामान्य स्थिति में अगर हम बात करें तो समुद्र तल का जो फैलाव है यह महाद्वीपीय भूमि के दरार के रूप में शुरू होता है और 1960 के दशक में शुरुआत में भूविज्ञानी हैरी हेस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो है वह हम जनसंख्या नगरीकरण से भी प्रश्न ले लिए हैं, क्योंकि यह भी टॉपिक आपका लगभग भूगोल में ही आता है, तो इसको अभी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जनसंख्या वाला टॉपिक है उससे भी हर बार एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो जनसंख्या किस स्थिति में घट जाएगी? जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो। तो देखिए, अगर जन्म दर और मृत्यु दर समान होगी तो जनसंख्या पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, जनसंख्या का जो मान है वह स्थिर रहेगा, जितनी जनसंख्या उतनी बराबर रहेगी। तो यह वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला है, जन्म दर अधिक हो मृत्यु दर कम हो। तो अगर जन्म दर अधिक होगी मृत्यु दर कम होगी तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो यह भी ऑप्शन नहीं है। अगला है, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है तब उस स्थिति में जनसंख्या जो है वह घट जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण क्या हैं? ऑप्शन है जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म मृत्यु प्रवास या जन्म मृत्यु या जीवन प्रत्याशा या एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। जी यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जन्म मृत्यु और प्रवास। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या का जो है कि परिवर्तन का 3 मुख्य कारण है। पहला जन्म है, दूसरा मृत्यु है और तीसरा प्रवास है। तो यह तीनों कारकों पर जनसंख्या निर्भर करती है, तो इसको आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप यकीन माने कि जब तक आपका जो है कि एग्जाम होगा बीपीएससी टीआरई 4, हम अपने चैनल पर फ्री में पूरा कोर्स आपको उपलब्ध करा देंगे। हर एक टॉपिक वाइज आपका क्लास चलाएंगे, या प्रीवियस ईयर खत्म होगा तो उसके बाद हम जो है कि हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लास चलाने वाले हैं। पहले आपको थ्योरी के पोर्शन करवाएंगे, उसके बाद जो है कि हम पूरा उस थ्योरी से जो न्यूमेरिकल बनते हैं या जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को करवाएंगे। तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। और दोस्तों यकीन मानिए पूरा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले खत्म करा देंगे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को लिंगानुपात बोला जाता है, साक्षरता दर बोली जाती है, या जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका जो हो जाएगा, यह सही आंसर जो है वह है जनसंख्या घनत्व। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपका इसका आंसर, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि ग्लोब जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला या विश्व आर्थिक मंच। तो ये अगला इसमें है यूएनडीपी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है यह जो जारी करता है यह आपका कौन करता है? तो यह आपका करता है विश्व आर्थिक मंच। जी हाँ दोस्तों, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि यह जो है कि आपका विश्व ग्लोबल गैप रिपोर्ट जो है यह आपका आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो यह प्रश्न तो आप छोड़ सकते हैं, यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग बनने के बहुत कम चांस हैं। फिलहाल इसका जो आंसर दिया गया इसमें गलत ऑप्शन भी है, तो इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
पर विचार करिए। तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर के बारे में आपको विचार करना है। ऑप्शन है, यह शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, या वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, या वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य था। तो देखिए इसमें सही वाला कौन सा हुआ आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही है वह आपका यह सेकंड वाला है और थर्ड वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो यह आपका दिया गया है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर जो थी वह आपका 189.6 थी, वहीं पर यह जो दिया गया है कि 2019 में शिशु मृत्यु दर जो है यह 30 थी। तो यह आपका सही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों जो यह सब और ऑप्शन दिए गए हैं यह ऑप्शन आपके गलत हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो किस राज्य में नगरीकरण जो है वह सर्वाधिक है यह पूछा गया है। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा जो है यह आपका एक छोटा सा राज्य है और इसमें जो है कि नगरीकरण बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, और दोस्तों इससे एक प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि जो यह गोवा है, गोवा और महाराष्ट्र के तट को कौन सा तट बोलते हैं, आप कमेंट करिएगा। हम इसका आंसर चलिए बता देते हैं फिलहाल। तो गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है उसको कोंकण तट बोला जाता है। तो यह भी आपका प्रश्न बनता है कि कोंकण तट जो है यह किस राज्य की सीमा पर है, कौन से राज्य की सीमा पर है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो कोंकण तट है यह महाराष्ट्र और गोवा को मिला करके है, तो इसको याद रखेंगे। उसके नीचे कौन सा तट पड़ता है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जनसंख्या की जो वहन क्षमता है यह आपका किससे निर्धारित करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर या सीमित संसाधन। तो इसका जो सही आंसर है वह है सीमित संसाधन। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या की वहन क्षमता या सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह जो है कि जियोग्राफी से आपका जो है कि यह जियोग्राफी में जो है यह पर्यावरण से प्रश्न हमने लिया है, तो एक दो प्रश्न इसके देख लेते हैं। तो देखिए उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। तो उल्टे और सीधे दोनों जो पारिस्थितिकी पिरामिड है यह जो है कि संख्या का पिरामिड है या जीव भार का पिरामिड है या ऊर्जा का पिरामिड है। तो इसका जो सही आंसर है वह है जीव भार का पिरामिड। जी हाँ दोस्तों, उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का जो है यह जीव भार का पिरामिड पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। ऑप्शन है पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता उत्पादक, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका होगा उत्पादक। जी हाँ दोस्तों, उत्पादक जो है कि इसके ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे 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 प्रथम जो उपभोक्ता होगा उसका ऊर्जा स्तर उत्पादक से थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद जो द्वितीय उपभोक्ता होगा उसका जो है कि ऊर्जा स्तर वह प्रथम उपभोक्ता से कम होगा, इसी तरह से घटता जाता है। आप लिंडमैन का नियम भी पढ़े होंगे 1/10 वाला, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देखते हैं। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों आप यकीन मानिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से सभी सब्जेक्ट का कवर कर लेते हैं तो आप 20 से 25% जो पेपर है वह तो आप प्रीवियस ईयर से हल कर लेंगे, क्योंकि बहुत से प्रश्न आपका या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा या तो उसी के आधार पर सेम प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग करके पूछा जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। और दोस्तों आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा, और सबसे बड़ा जो फायदा होगा वह जो है कि आपको टॉपिक पता चलेगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। हमने साइंस का पूरा प्रीवियस ईयर करवाया तो उसको आप कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सभी जो है ये प्रश्न का प्रीवियस ईयर करवाया है, और अभी जो है कि भूगोल का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। तो भूगोल में जितने भी आपके टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, सबको जो है कि हम कवर करा रहे हैं। तो इसलिए इसको भी आप अच्छे से सभी पार्ट को देख जाइए और इनको तैयार कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।